नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का RKGS एकेडमी पर। चलिए देर ना करते हुए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, 10 से 15 या 20 मिनट का वीडियो होगा और इस वीडियो में हम लोग एक चैप्टर क्लियर करेंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने मगध साम्राज्य को उठाया हुआ है। मगध साम्राज्य में मैंने हर्यक वंश को समाप्त कर दिया है और अब आज का चैप्टर होगा शशनाग वंश, और शशनाग वंश को आज मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, फिलहाल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम पिछला वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने हर्यक वंश के बारे में पूरा पढ़ा दिया है। अब हमारा आज का जो वंश है, आज की अध्ययन सामग्री में हमारा वंश जो होगा शशनाग वंश। मैंने बताया था कि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को जनता ने पदच्युत कर दिया, यानी कि गद्दी से हटा दिया, और इसके बाद उसके अमात्य, हालांकि इतिहासकारों में मतभेद है कि उसका अमात्य था या नहीं, आगे चल करके थोड़ा क्लियर कर लेंगे। शशनाग को राजगद्दी पर बैठाया और शशनाग ने शशनाग वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो शशनाग ने जिस वंश की स्थापना करी उसका नाम ही पड़ गया, उसी के नाम से उसके वंश का नाम पड़ गया शशनाग वंश। और ये शशनाग वंश पूरा शासन कब से कब तक करता है? 412 ईसा पूर्व से, 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक, 344 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इतने शासन करते हैं। लेकिन इसमें शशनाग वंश में हम लोग देखेंगे कि दो ही ऐसे राजा हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, शशनाग और उसका पुत्र कालाशोक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आएंगे शशनाग वंश में किसकी तरफ? प्रथम राजा की तरफ, जिसका नाम है शशनाग। ठीक है, इससे पहला फैक्ट हमारा यह आ जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह नागवंश से संबंधित था। ठीक है, दूसरा फैक्ट इसका यह है कि एक बौद्ध ग्रंथ से संबंधित एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्धों से संबंधित, जिसका नाम है महावंश टीका। महावंश टीका। ठीक है, महावंश टीका में क्या बोला गया है? महावंश टीका में बोला गया है कि जो शशनाग था, शशनाग लिच्छवी शासक, लिच्छवी राजा या शासक, राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न संतान था। ठीक है, तीसरा फैक्ट इसका देख लेते हैं। तीसरा फैक्ट है, पुराण क्या कहते हैं? पुराणों में कहा गया है, पुराणों में इसे क्षत्रिय कहा गया है। पुराणों में इसे क्षत्रिय कहा गया है। अब देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह किस वंश से संबंधित था। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप नागवंश लगा सकते हैं कि शशनाग नागवंश से संबंधित था, क्योंकि इसके नाम के अंत के 2 अक्षर नाग है। ठीक है, इसी से नागवंश के बारे में बात करते हैं इतिहासकार। अब यहां से देखिए, महावंश टीका, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित जो महावंश टीका, उसमें शशनाग को लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र बताया गया है। ठीक है, ये वाली चीज बड़ी ही IMP है। अगर पूछे कि भैया किस ग्रंथ में शशनाग को लिच्छवी राजा का नाम नहीं दिया गया है, उसकी वेश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र बताया गया है, तो आपका ऑप्शन जाता है महावंश टीका में। किसमें? महावंश टीका में। ठीक है, इसके बाद पुराणों की बात करें तो पुराणों में इसे क्षत्रिय कहा गया है। अगर क्वेश्चन करें कि किसमें इसको क्षत्रिय कहा गया है, तो आपका ऑप्शन जाता है पुराणों में। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट आपको याद करके रखने हैं। ये तीनों फैक्ट IMP हैं, PCS और IS या जितने भी बड़े टाइप के एग्जाम है RO में करके। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब इस पर इतिहासकारों में 3 बातें आई हमारे सामने। तो इतिहासकार बोलते हैं कि एक तर्क देते हैं कि पुराणों का कहना सही है कि यह एक क्षत्रिय ही था, क्योंकि अगर क्षत्रिय था या उच्च कुल का था ही, क्योंकि अगर ये उच्च कुल का या क्षत्रिय नहीं होता तो फिर इसको जनता या जो ब्राह्मण थे वो इसको शासक नहीं चुनते या नहीं बनने देते, क्योंकि उस समय अभी भी धर्म लोगों के ऊपर कितना हावी है। तो उस समय तो धर्म ही मतलब एक तरह से लोगों का मार्गदर्शक होता था। तो धर्म
व्यक्ति के जीवन में धर्म सबसे मेन था। तो इसका इसीलिए इतिहासकार ये बताते हैं कि भाई उस समय जो पुराण अगर क्षत्रिय कहते हैं तो ये बात सही है, क्योंकि अगर जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और जो जनता थी वो अगर इसको शासक बनाती है तो जरूर ये उच्च कुल का रहा होगा, क्षत्रिय रहा होगा या किसी उच्च कुल का जरूर रहा होगा, ठीक है ना। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। इसने जो है चौथा जो फैक्ट जाता है आईएमपी कि इसने अवंती और वत्स को जीता था। ये क्वेश्चन आएगा ज्यादा। अगर क्वेश्चन करें कि भैया किसके शासनकाल में अवंती और वत्स को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया या किसने जो है अवंती और वत्स को जीता, तो आपका ऑप्शन जाएगा शेषनाग ने जीता, ठीक है। ये आईएमपी है। इसको आप पीछे आप लोग देखे होंगे अजातशत्रु या बिंबिसार और उसके बाद जो शासक आते हैं, हम लोगों ने देखा कि अवंती और वत्स दोनों इसके अधीन नहीं रहते हैं, मगध साम्राज्य के अधीन नहीं रहते हैं। ये शेषनाग की बहुत बड़ी सफलता थी और अवंती और वत्स की सफलता काफी मायने रखती थी। इससे जो है मगध साम्राज्य का जो पश्चिमी सीमा का जो विस्तार था वो मालवा तक हो गया। पश्चिमी सीमा का विस्तार मालवा तक जा पहुंचा। और यह विजय जो है, अब देखिए हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करता है, थोड़ा देखिए दिख रहा है नहीं, ठीक है। इसके बाद दिखेगा नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा। तो इसको अब हम देख लेते हैं कि इसकी पश्चिमी सीमा अवंती और वत्स को जीतने के बाद इसकी पश्चिमी सीमा कहाँ तक चली जाती है, मालवा तक चली जाती है। इसका परिणाम क्या निकल करके सामने आता है, इसको हम लोग देखिए क्लियर करते हैं। देखिए अवंती की विजय, ये जो अवंती की विजय थी ये मगध साम्राज्य के लिए बहुत ही मायने रखती थी। किस दृष्टिकोण से, अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये था कि यहां से क्वेश्चन ए और आर करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवंती की विजय के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत है, या ए और आर करके मतलब उद्योग व्यापार वाणिज्य के लिए यह अवंती की विजय लाभदायक सिद्ध हुई। तो इसको हम समझ लेते हैं। अवंती की विजय के बाद हुआ क्या कि पाटलिपुत्र, तो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, अवंती, वत्स, ये एक रास्ता था। पाटलिपुत्र से अवंती जाते हुए, वत्स जाते हुए भड़ौस तक एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था। और भड़ौस उस समय क्या था, प्रसिद्ध बंदरगाह था। और इस बंदरगाह से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य होता था। पश्चिमी देशों से क्या होता था, व्यापार और वाणिज्य। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी साम्राज्य या किसी भी देश या कुछ भी हो, मतलब हम एकदम निम्न तबके पर चले आए तो किसी भी घर तक की बात करें कि उसकी इकोनॉमिकल स्थिति, अगर उसको शक्तिशाली पावरफुल रहना है, मतलब उस घर को चलना है या उस देश को चलाना है ठीक ढंग से, या चलता रहे ठीक ढंग से, तो उसके लिए उसका व्यापार और वाणिज्य अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। तो अवंती की विजय आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई थी, क्योंकि अब जो है इस मार्ग से होते हुए भड़ौस बंदरगाह तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। और भड़ौस बंदरगाह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था जहां से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य होता था। तो इसका सीधा लाभ पाटलिपुत्र यानी कहने का मतलब मगध साम्राज्य को मिलने लगा। अब उसका व्यापार जो है पश्चिमी देशों के साथ होने लगा। और एक रीजन है कि इससे उसके व्यापार वाणिज्य में उन्नति हुई। और व्यापार वाणिज्य में जब उन्नति होती है तो कोई भी देश या राष्ट्र या साम्राज्य शक्तिशाली होता है। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में अवंती ने एक भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप आराम से इसको कर ले जाओगे। अगर ए और आर यानी इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं है, अगर ऐसे करके क्वेश्चन करता आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो मेरी समझ से ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब शेषनाग के बारे में देखें तो D.R. भंडारकर एक इतिहासकार हैं, D.R. भंडारकर। अच्छा, इनको पहले छोड़ते हैं। यहां पे एक इतिहासकार का नाम आएगा सुधाकर चट्टोपाध्याय। ठीक है। इन्होंने कहा था कि अवंती को शेषनाग ने
शेषनाग ने नाग दशक, जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का, नाग दशक के समय में ही जीता था, समय में ही जीता था। ठीक है। अब इस सुधाकर चट्टोपाध्याय जी की धारणा है कि अवंती की विजय शेषनाग राजा बनने के बाद नहीं करता है, उसके पहले ही कर चुका होता है। यही कारण है कि जनता इसकी प्रतिभा से, उस समय हम लोग देखे हैं कि अनिरुद्ध मुंडक और नागदशक जितने भी शासक आते हैं अयोग्य और शक्तिहीन होते हैं। और ये कहते हैं, सुधाकर चट्टोपाध्याय जी कहते हैं कि अवंती को शेषनाग नागदशक के शासनकाल में ही जीता था। क्यों? क्योंकि उस समय उनका सेनापति था। सेनापति होने के कारण पूरी सेना इसके नियंत्रण में ही थी, और जब जनता का समर्थन इसको मिल गया तो जनता का समर्थन पाकर के इसने क्या किया, नागदशक, अंतिम हर्यक शासक नागदशक को हटा करके राजगद्दी प्राप्त कर लिया। ठीक है। अब देखिए इसमें, अब सुधाकर चट्टोपाध्याय जी की बात आएगी तब उनके हिसाब से अवंती को इसने, अगर क्वेश्चन करे कि सुधाकर चट्टोपाध्याय जी के अनुसार, मतलब या किस इतिहासकार के अनुसार अवंती को शेषनाग ने मतलब नागदशक के समय में जीता था, तो आपका ऑप्शन जाता है कि सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार। ठीक है। और वैसे अगर क्वेश्चन आता है तो बस यही आएगा कि अवंती को किसने मगध साम्राज्य में मिलाया, ठीक है, या जीता, ये चीज है। तो ये चीज क्लियर कर लीजिए आप लोग। एक और हमारे इतिहासकार आएंगे डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर, इनका क्या कहना है? इनका कहना था कि कौशल को भी इसी के समय मगध साम्राज्य में मिलाया गया। मगध साम्राज्य में मिलाया गया। ठीक है। अब डी.आर. भंडारकर महोदय कहते हैं कि कौशल को क्या, कौशल जो था, अभी भी कौशल क्या था, मगध साम्राज्य से बाहर था, तो कौशल को इसी के समय में मिलाया गया। कहां में मिलाया गया? मगध साम्राज्य में। तो देखिए 3 राज्य हो गए। बड़े एग्जाम देने आप जाओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है इनमें से किस राज्य को मिलाया गया है, नहीं मिलाया गया। तो हम देखते हैं, एक अवंती हो जाता है और एक वत्स हो जाता है। ठीक है, वत्स मैंने पीछे लिखा हुआ था, हाँ यहाँ है। एक अवंती को मिलाता है, एक वत्स को जीतता है, और एक हम कर सकते हैं, अगर डी.आर. भंडारकर की बात सही है तो कौशल को। तो 3 को इसके समय में, इसके शासनकाल में मिलाया गया। पीछे हम लोगों ने देख लिया है कि मल्ल गणराज्य को अजातशत्रु के शासनकाल में मिलाया गया, फिर अंग को जो है बिंबिसार के शासनकाल में मिलाया गया। ये सारे क्वेश्चन IMP हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसके समय में 3 राज्यों को, शक्तिशाली गणराज्यों को क्या किया गया, मिलाया गया। तो ये इसकी शेषनाग की बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता थी। ठीक है। अब शेषनाग वंश यहीं पे शेषनाग यहीं पे समाप्त हो जाता है। शेषनाग के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके यहीं से आते हैं। एक चीज और इस पे हमको क्लियर कर लेना है कि इसने एक चीज और किया था, जो IMP है, चाहे वनडे हो चाहे आपका टेस्ट एग्जाम हो, इसने क्या किया था, शेषनाग ने वैशाली को राजधानी बनाई। ये वाला फैक्ट बहुत ही IMP है। आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी, टेस्ट देने जा रहे हैं तब भी, वैशाली को किसने राजधानी बनाई थी, तो आप याद करके रखोगे शेषनाग ने राजधानी बनाई थी। और शेषनाग के समय में इससे पहले राजगृह राजधानी थी। ठीक है। हम देखते हैं कि उदयन जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बना देता है, लेकिन उसके बाद आने वाले शासक जो आते हैं, हो सकता है उनमें से किसी ने, कोई क्लियरेंस नहीं मिलता इतिहास में, फिर से राजगृह को राजधानी बना दी हो। तो अगर क्वेश्चन करें कि राजगृह से कौशल राजधानी, वैशाली किसने राजधानी स्थानांतरित कर दी, तो आपका ऑप्शन जाएगा शेषनाग ने। या वैशाली को किसने राजधानी बनाई, तो आपका ऑप्शन जाएगा शेषनाग ने। शेषनाग से इतनी चीजें आप याद करके रखो, बस आपको और कुछ भी नहीं जानना है, आपका क्लियर हो जाएगा। अब शेषनाग की मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है? कालाशोक। ये 394 से लेकर के लगभग ये रहेगा 366 तक, ईसा पूर्व तक। ठीक है।
394 से 366 ईसा पूर्व तक रहेगा। अब देखिए कालाशोक, अब यहां पर हम चले आते हैं तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महाबोधि वंश। महाबोधि वंश क्या बोलता है? महाबोधि वंश क्या बोलता है? कहता है कि शेषनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक शासक बना। ठीक है, ये कौन सा ग्रंथ बोलता है? महाबोधि वंश। एक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। देखिए जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहां पे कई ऐसे ग्रंथ आएंगे जिनके बारे में हमको पढ़ना होगा। ठीक है, इसका दूसरा जो आईएमपी फैक्ट बनता है, पुराण की अगर बात करें तो पुराणों में इसका नाम काकवर्ण मिलता है। आईएमपी फैक्ट है। तो अगर देखिए कालाशोक और काकवर्ण एक ही हैं, अगर क्वेश्चन करें कि निम्न में से किस ग्रंथ में इसका नाम काकवर्ण मिलता है तो आप ऑप्शन लगाओगे क्या? पुराण में। ठीक है, ये फैक्ट आईएमपी है। अब किस पुराण में पता नहीं, ये पुराण का जिक्र नहीं किया गया है कि मत्स्य पुराण में कहा गया है कि वायु पुराण में कहा गया है। ऐसे इतिहास में मिलता है कि भाई पुराणों में इसका एक नाम काकवर्ण मिलता है। तो काकवर्ण और कालाशोक दोनों एक ही शासक है। ठीक है, अच्छा अब देखिए कालाशोक से संबंधित कुछ चीजें बहुत आईएमपी हैं। तीसरे फैक्ट में हम इससे जो सबसे आईएमपी चीज है, इसने क्या किया था कि कालाशोक ने पुनः राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। हम देखते हैं कि उदयन जो था पाटलिपुत्र का संस्थापक था और उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। बाद में आने वाले शासक ने फिर राजगृह को राजधानी बना दी। फिर हम देखते हैं कि शेषनाग आता है, वो राजगृह से वैशाली को राजधानी बना देता है। फिर कालाशोक जब उसका पुत्र आता है तो वैशाली से पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना देता है। ये वाला फैक्ट आईएमपी है। ठीक है, तो अगर पूछे कि किसने जो है वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित कर दी या राजधानी बनाया तो आपका ऑप्शन जाता है कालाशोक या काकवर्ण ने। ठीक है, ये चीज आईएमपी है। और ऐसा उसने क्यों किया था? अगर इसकी बात करें तो लिच्छवियों के ऊपर एक मिनट, सॉरी दिख नहीं रहा है यहां से, बस इसका एक पॉइंट आपको याद करके रखना है। कालाशोक ने पुनः राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। और एक चीज हम देखते हैं कि जब तक मगध साम्राज्य अस्तित्व में रहा या मगध साम्राज्य का नाम रहा तब तक मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। अगर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट करें कि किसके शासनकाल से अस्थायी रूप से राजधानी पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम हो गई तो आपका ऑप्शन जाएगा कालाशोक या काकवर्ण के शासनकाल से। ठीक है, अब इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके बारे में हमको जानना बहुत ही आईएमपी है और वो है कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था।
हम लोग जब बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, और चारों बौद्ध संगीतियाँ में क्या निर्णय लिया गया, क्या अलगाव हुआ या किस ग्रंथ का जन्म हुआ, कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था, सभी क्वेश्चन IMP हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे जिस शासक को पढ़ रहे हैं, अगर उसके शासनकाल में ऐसी घटना हुई तो पढ़ेंगे। अजातशत्रु के समय हमने देखा कि राजगृह की जो सप्तपर्णी गुफा थी उसमें पहला बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित हो गया पुस्तकों में। बाद में अब इसके शासनकाल में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध, पहला क्वेश्चन अगर करें कि किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया कालाशोक के समय में। अब आयोजन का स्थल क्या है, कहाँ हुआ था, तो आपका ऑप्शन जाता है वैशाली। वैशाली के बालुका राम विहार, ठीक है, वैशाली के बालुका राम विहार में। अध्यक्ष की अगर बात करें तो अध्यक्ष सुब्बू कामी, अध्यक्ष कौन थे, सुब्बू कामी, या इनका नाम सर्वकामी भी मिलता है। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें क्या हुआ था, इसके समय में जो महत्वपूर्ण, अब इसमें क्या निर्णय निकल करके आया, इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहला स्थविर, दूसरा महासांगिक। स्थविर और महासांगिक। तो अब देखिए, इसी स्थविर से बौद्ध धर्म के एक संप्रदाय का जन्म हुआ जिसे बोला जाता है हीनयान, और महासांगिक से जिस संप्रदाय का उदय हुआ उसे महायान। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए, इसमें से सभी क्वेश्चन IMP हैं, आपको रट के रखना है। पहला चीज, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, आपका ऑप्शन जाता है कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ पे हुआ था, तो अक्सर ये बालुका राम विहार नहीं पूछता है, लेकिन आप याद करके रखोगे कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, सुब्बू कामी थे, या इनका नाम सर्वकामी मिलता है। मतलब बौद्ध धर्म इसी में 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म में 2 भागों में किसके शासनकाल में बटा था, तो आपका ऑप्शन जाता है कालाशोक के शासनकाल में बटा था। कौन कौन से, एक स्थविर और एक महासांगिक। ठीक है, फिर बाद में चल करके इसी स्थविर से हीनयान का जन्म हुआ, और इसी महासांगिक से महायान संप्रदाय का जन्म हुआ था। और हीनयान महायान क्या होते हैं, सब हम लोग आगे चल करके क्लियरली बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो डिटेल्स में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कालाशोक से याद करके रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई मेरे हिसाब से, ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लीजिए कि लगभग बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 200 वर्ष बाद ये वाली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और चूंकि लंबा समय बीत जाता है तो धर्म में कई नवीन विचारधाराएं, कई नवीन नियम कानून आ जाते हैं। तो हुआ क्या कि स्थविर उन लोगों को कहा गया जो बौद्ध धर्म से संबंधित पुराने नियम, आचार, विचार, व्यवहार या जो सिद्धांत थे उसमें विश्वास करते थे। और जो महासांगिक थे वो बौद्ध धर्म में कुछ नवीनताएं जो आई हुई थी, नए नियम कानून वगैरह, उसको शामिल करवाना चाहते थे। इसी बात को लेकर के इनमें विभाजन हुआ था। तो जो पुरानी विचारधारा पे चले, यानी बौद्ध धर्म, जो गौतम बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया था उनके सिद्धांतों पर चलने वाले स्थविर, और उसमें जो नवीन चीजें आकर के जुड़ गई थी उस सिद्धांत का पालन करने वाले महासांगिक कहलाए थे। बाद में स्थविर से हीनयान का जन्म हुआ और महासांगिक से महायान संप्रदाय का जन्म हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। अब अगला फैक्ट इसका जो IMP जाता है वो ये है कि बाणभट्ट के हर्षचरित से, बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से पता चलता है कि एक दिन राजधानी में घूमते हुए
कालाशोक की एक व्यक्ति ने गर्दन में छुरा भोंककर हत्या कर दी। गर्दन में छुरा भोंककर हत्या कर दी। अच्छा, अब अगर पूछे कि किस ग्रंथ में, ये पता चलता है कि जब कालाशोक एक दिन राजधानी के भ्रमण पर निकला हुआ था तो उसकी गर्दन में छुरा भोंक करके हत्या कर दी जाती है। तो आपका ऑप्शन जाता है बाणभट्ट के हस्तचर्य से पता चलता है। ठीक है, या क्वेश्चन करें कि किसकी निम्न में से किस शेषनाग वंश के शासक या मगध वंश के मगध साम्राज्य के शासक की घूमते हुए छुरा भोंक करके हत्या कर दी गई, तब आपका ऑप्शन जाता है क्या, कालाशोक। ठीक है, चाहे जैसे भी क्वेश्चन करें आपको इसको क्लियरली ये वाला पॉइंट याद रहेगा तो आप कर ले जाओगे। इसके बाद देखिए, एक महाबोधि वंश से पता चलता है, महाबोधि वंश से पता चलता है कि इसके बाद, किसके बाद, यानी ये जो कालाशोक है इसमें कहा गया है कि 10 शासक 22 वर्षों तक शासन करेंगे। महाबोधि वंश, मतलब ये जो 10 शासक हैं, अब ये 10 शासक जो हैं इस इनको कालाशोक के पुत्र बोला गया है। तो कहा गया है महाबोधि वंश में कहा गया है कि अगले 22 वर्षों तक 10 शासकों ने शासन किया। अब कैसे किया, पारी पारी किया या कैसे किया, ये सब चीजें इतिहास में क्लियर नहीं है। तो मतलब ये हम मान सकते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद 10 शासक होते हैं जो अगले 22 वर्षों तक शासन का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, अगर पुराण की बात करें, ये वाला फैक्ट आई होती है, पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार ये कहा गया है, पुराण में कहा गया है कि नंदीवर्धन के बाद महानंदिन ने शासन किया। ठीक है, एक आपको इतिहासकार मिलेंगे ग्रेगर महोदय, अंग्रेज हैं। ग्रेगर बोलते हैं कि ये जो नंदीवर्धन है या महानंदिन है दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, ये चीज है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन शेषनाग वंश का अंतिम शासक था, तो उसमें आपका ऑप्शन एक ही होगा, या तो नंदीवर्धन होगा या तो महानंदिन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर पुराणों पर विश्वास करें तो नंदीवर्धन के बाद भी महानंदिन ने शासन किया था। ठीक है, और अगर ग्रेगर महोदय की बात करें तो ये कहते हैं कि नंदीवर्धन और महानंदिन दोनों एक ही थे। तो ये हम मान सकते हैं कि शेषनाग वंश का अंतिम शासक कौन है, नंदीवर्धन या महानंदिन। ये वाला फैक्ट है, इसको आप याद करके रखोगे, क्योंकि प्रथम शासक और अंतिम शासक से क्वेश्चन पूछता रहता है। तो अंतिम शासक को हम नंदीवर्धन या महानंदिन दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। ऑप्शन जैसे आएगा उस हिसाब से हम इसको करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए 22 वर्षों तक शासन करने के बाद फिर जब ये सब पूरा टोटल मिल करके 344 ईसा पूर्व तक शासन इनका जाता है, तो हम देखते हैं कि इसके बाद 344 ईसा पूर्व में 344 ईसा पूर्व में नंद वंश आ जाता है शासन करने के लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये जो बताया गया है कि कालाशोक की हत्या कर दी गई थी, तो यहाँ पर अगर कुछ इतिहासकारों का विचार है या कुछ ग्रंथ ऐसा भी बोलते हैं कि शिशुनाग की हत्या, कालाशोक की हत्या करने वाला शासक कोई और नहीं बल्कि नंद वंश का संस्थापक जो था महापद्म नंद था। महापद्म नंद ऐसा भी बोला गया है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि भैया इसकी हत्या करने वाला कोई और नहीं था, नंदवंश का शासक महापद्म नंद नहीं था। तो इसमें विवाद हो गया है कि भैया अगर महापद्म नंद ने इसकी हत्या कर दी तो फिर 22 वर्षों तक इंतजार क्यों किया।
ठीक है। तो कुछ चीज़ें विवादित होती हैं, अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इतिहास में भी शोध कार्य चल रहे हैं, हो सकता है कुछ नई चीज़ें इसमें जुड़ जाए। तो यहाँ पे तो ये तो विवादित हो सकता है कि महापद्म नंद जब इसकी हत्या कर देता है तो इसने शासन, इसने नंद वंश की स्थापना की तो क्यों शासन क्यों नहीं किया, क्यों इसके 10 पुत्रों को शासन करने दिया 22 वर्षों तक। चाहे स्थिति चाहे जो भी रही हो, जो इतिहास हमको मिलता है उसको हम लोगों ने क्लियरली देख लिया है। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।